रात की थकन से उसके शाने अभी तक बोझल थे, आंखें खुमार आलूदा और लबों पर त्रीत के दाग, बंगले के बेर का कसीला जायका। वो बार बार अपनी जबान को होठों पर फेर कर उसके फीके और बेलज़्ज़त से जायके को दूर करने की कोशिश कर रहा था। गो उसकी आंखें मुंदी हुई थीं, लेकिन पहाड़ों के मोड़ा से इस तरह याद थे जैसे अलिफ बे की पहली सतर, और वो निहायत चाबुक दस्ती से अपनी मोटर को, जिसमें सिर्फ 2 आदमी बैठ सकते थे, एक आदमी और गालिबन एक औरत, इन खतरनाक मोड़ों पर घुमाए ले जा रहा था। कहीं कहीं तो ये मोड़ बहुत खतरनाक हो जाते। एक तरफ आमूदी चट्टानें, दूसरी तरफ खाई जिसकी तह में जहलम के नीले पानी और सफेद झाग की एक टेढ़ी सी लकीर नजर आ जाती। उन्हीं मोड़ों पर से तो कार को तेज चलाने पर लुत्फ हासिल होता था। सारे जिस्म में एक फैरीरी सी आ जाती थी। सुबह की हवा भी बर्फीली और खुशगवार थी। इसमें ऊंची चोटियों की और घाटियों पर फैले हुए जंगलों की जीगन की महक घुली हुई थी। कैसी अनोखी महक थी, अजीब, बेनाम सी, तरोताजा, नेहालू के लबों की तरह। वो अपनी नींद व पलकों के साय में पिछली रात के बीते हुए तरफनाक लम्हों को वापस बुलाने लगा। बियर की रंगत में डूबते हुए सूरज का सोना घुला हुआ था। उसके कसीलेपन में एक अजीब सी लुताफत थी। रात की भीगी हुई खामोशियों में दूर कहीं एक बुलबुल नगमा रेज थी। बुलबुल ने अपने नगमे में खामोशी और आवाज को यूं मिला दिया था कि दोनों एक दूसरे की सदाए बाज गश्त मालूम होते थे, और वो ये मालूम ना कर सका था कि ये खामोशी कहाँ खत्म होती है और ये मौसीकी कहाँ शुरू होती है। चांदनी रात में सेब के फूल हंस रहे थे और नेहालू के लब मुस्कुरा रहे थे। वो लब जो बार बार चूमे जाने पर भी मासूम दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि दुनिया की कोई चीज भी उन्हें नहीं छू सकती। कैसा अजीब एहसास था। रात की तन्हाइयों में नेहालू का हुस्न गैर फानी और गैर जमीनी मालूम होता था। उसके लब, उसकी आंखों की नरमी, उसके बाल सियाह घने और मुलायम जैसे रात की भीगी हुई खामोशी, और फिर इन बालों में सेब के चंद चटकते हुए गंजे जैसे रात की भीगी हुई खामोशी में बुलबुल के मीठे नगमे। और वो ये मालूम ना कर सका कि खामोशी कहाँ शुरू होती है और ये मौसीकी कहाँ खत्म होती है। लेकिन अब तो वो डाक बंगला भी बहुत पीछे रह गया था और उस वक्त किसी परस्तानी किले की तरह मालूम हो रहा था। मोड़ों के उलझाव में कार घूमती हुई जा रही थी और उसके तखैल में नेहालू के लब, जेगन की महक, बुलबुल का नगमा और बियर का सुनहरा रंग चांदी के तार की तरह चमकती हुई सड़क पर उलझते गए। नीचे झेलम का पानी वैशी राग गाने लगा और फिजा में सेब के लाखों फूल आंखें खोलकर चहचहाने लगे। और उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी मोटर को उसी खाई की वसी खला पर एक बेफिक्र परिंदे की तरह उड़ाकर ले जाए। ये ख्याल आते ही उसने अपने जिस्म में एक सनसनी सी महसूस की और उसकी नींद व आंखें खुल गईं। रास्ते में एक चश्मे के किनारे उसने अपनी कार ठहरा ली और देर तक हाथ पांव धोता रहा, आंखों को छींटे देता रहा, एक पहाड़ी गीत गुनगुनाता रहा और पानी लेकर कुलियां करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में रचा हुआ खुमार दूर हो गया और बियर का कसीला जायका भी जाता रहा। अब लब सूखे थे, आंखों में जलन सी महसूस होने लगी, प्यास और इश्तिहा भी। उसने बोतल खोलकर गरम चाय उंडेल ली और सर्द टोस्ट पर मक्खन लगाकर खाने लगा। बदन में गर्मी और कुव्वत आ रही थी, शानों की थकन मादूम होने लगी। अब वो राह चलते हुए लोगों, मोटरों और लारियों को गौर और दिलचस्पी से देखने लगा। उस वादी में बेकानीर के मारवाड़ी अपनी भारी भरकम बीवियों को पहलगाम सैर कराने के लिए जा रहे थे। उस कार में एक यूरोपियन मर्द एक हाथ से कार चला रहा था और दूसरा हाथ उसकी बीवी की कमर पर था, जो अपने लबों पर सुर्खी लगाने में मसरूफ थी। उस लारी में बीमार क्लर्क और उनकी अधमोई बीवियां बैठी थीं और उनके बेशुमार बच्चे लारी की खिड़कियों पर खड़े गुल मचा रहे थे। इस लारी में सिख ड्राइवर की पगड़ी ढीली हो चुकी थी और वो
आंकता हुआ मालूम होता था। उसे ख्याल आया कि चंद मील आगे जाकर ये सिख ड्राइवर अपनी लारी को खाई की वसी खला पर उड़ाने की कोशिश करेगा और फिर दूसरे दिन वो अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ लेगा। मरी कश्मीर रोड पर एक हादसा, लारी जहलम में जा गिरी, सब मुसाफिर जहलम में गर्क हो गए, ड्राइवर बाल बाल बच गया, लारी मोड़ पर से गुजर गई। इसी लारी में बैठे हुए लोग, जिनमें पंजाब के चंद पहलवान भी शामिल थे, बहुत खुशो खुरम दिखाई देते थे। इस खुशी में गालिबन कश्मीर के नाशपातियों और औरतों की नरमी और गदासपन का बहुत हिस्सा था। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि चंद मील आगे जाकर उन्हें मौत से मुकाबला करने के लिए अपनी पहलवानी का सबूत देना पड़ेगा, और ये कि थोड़ी देर में ही वो औरतों की तरह चीखें मारते और खाई पर नाशपातियों की तरह लड़कते दिखाई देंगे। इस लारी में चंद रेशमी बुर्के सरासर रहे थे, लेकिन कईयों ने नकाब उलट दिए थे। एक बदसूरत औरत ने, जो एक निहायत खूबसूरत बुर्का पहने थी, जोर से पान की पीक सड़क पर फेंकी और चंद छींटें उड़कर चश्मे के करीब आ पड़ी और वो परे सरक गया। 3 हाथों अपने घटे हुए सरों पर तंग टोपियां पहने और कांधों पर नमक के बड़े बड़े डले उठाए गुजर रहे थे। उनके निथने फूले हुए थे और गाल सुर्ख और चिपटे पाँव में प्याल की चप्पलें थीं। उसे वो ज़रबुल मिसल याद आई। कश्मीर में जाके हमने देखी एक अजीब बात, औरतें हैं मिसल पड़ी, आदमी जिनजात, 2 गुजरियां जवान, सांवली सलोनी, गदराई हुई जैसे रसीली जामन, तेजी से कदम उठाते हुए गुजर गईं। एक ड्राइवर ने अपनी लारी चश्मे के किनारे ठहरा ली और इंजन और पहिए ठंडे करने लगा। लारी में एक मोटे सेठ का मोटा कुत्ता उसकी तरफ देखकर भौंकने लगा। टॉमी शट अप, टॉमी शट अप, मोटे सेठ ने कई बार कहा, लेकिन कुत्ता ना रुका और लारी के मोड़ पर गुजर जाने तक भौंकता रहा। अब सूरज सुबह और दोपहर के दरमियानी वक्फे में आ गया था और उसने चलने की ठानी। उसने सोचा कि आज रात वो चोमेल के डाक बंगले में कयाम करेगा। घड़ी तो वो आज रात किसी तरह ना पहुंच सकता था। उसने अपनी औंख में चश्मे का साफ और शफाफ पानी पीने के लिए भरा और फिर रुक गया। खामोश कदमों से एक औरत उसके करीब आ गई थी, नौजवान सी और कुछ फरबा अंदाम। उसने नीले फूलों वाली सोसी की एक भारी शलवार पहन रखी थी और इस स्याह कमीज पर उसकी उभरी हुई छातियों के गोल खम नजर आए और चश्मे का साफ और शफाफ पानी उसकी औंख से बाहर छलकने लगा। और कुछ अरसे के बाद उसके पतले प्यासे सुर्ख लबों की तरफ देखकर उसे अपना सवाल बेमायना सा मालूम हुआ। औरत चश्मे से औंख भर भर कर अपनी प्यास बुझाती और उसकी प्यास तेज होती गई। औरत के लब और गाल गीले हो गए और कानों के करीब बल खाती हुई जुल्फ भी, और फिर यकायक दोनों की निगाहें मिलीं। औरत ने मुस्कुराकर अपनी आंखों को ठंडे पानी के छींटे देने शुरू किए। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? औरत ने कहा, मैं नकर में अपने मैके गई थी, अब बुलंद कोट अपने खावंद के पास जा रही हूँ। बुलंद कोट किधर है? औरत ने कहा, यहाँ से 7-8 कोस तक दो, मैं इसी सड़क पर चलूंगी। फिर आगे जंगल से एक रास्ता ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ता है, वो रास्ता हमारे बुलंद कोट की तरफ जाता है। बहुत ऊंची और सर्द जगह है। तो फिर तुम वहाँ क्यों रहती हो? यहाँ देखो कितना खुशगवार मौसम है और इस चश्मे का पानी कितना ठंडा और मीठा है। औरत ने हंसकर कहा, हम बकरवार लोग हैं, हम भेड़ों, बकरियों, भैंसों के गले पालते हैं। आजकल इन ऊंचे इलाकों पर बहुत उम्दा हरी हरी घास होती है जो बर्फ के घुल जाने पर फूटती है। इस बारीक, नरम और हरी धूप को हमारे मवेशी बहुत शौक से खाते हैं और चश्मे तो वहाँ इससे भी ज्यादा ठंडे और मीठे हैं। उसने बात का रुख बदल कर कहा, क्या तुमने कभी मोटर की सवारी की है? हाँ, एक बार लारी में बैठी थी जब मेरी शादी हुई थी। कितना अरसा हुआ? 2 साल। वो अपना रख्त सफर बांधने लगा। औरत की नाक पर पानी की 2 बूंदें अभी तक लटक रही थी और गीली जुल्फ दाहिने गाल से चिपक गई थी। उसने कहा, तुम्हारी नाक पर पानी की 2 बूंदें हैं। और फिर वो यकायक दोनों हंसने लगे। 2 बूंदें, 2 साल, 2 गोलाइयां
और उसने आहिस्ता से कहा, आओ तुम मेरी कार में बैठ जाओ, कम से कम 7-8 कोस तक तो मैं तुम्हें साथ ले जा सकता हूँ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। औरत हिचकिचाई, लेकिन मोटर का दरवाजा खुला था और उसने उसे अंदर धकेल दिया। और फिर क्या, ये मोटर भी 2 आदमियों के सफर के लिए ना बनाई गई थी, एक मर्द और गालिबन एक औरत। और उसने गैर शरई तौर पर अपना एक हाथ उसकी कमर पर रख दिया। औरत के जिस्म में एक खफीफ सी झरझरी पैदा हुई, जैसे सोए हुए समंदर की लहरें बेदार हो जाएं। मोटर भागती गई और उसका हर नफ्स आतिशी होता गया। आग और समंदर जिनमें बुलंद कोट की रफ़अतें गर्क हो जाती हैं और वक्त मिट जाता है। जब वो चोमैल के डाक बंगले पर पहुंचा तो हर तरफ शाम की उदासी छा रही थी। सामने का सियाह पहाड़ किसी वसी किले की दीवार मालूम हो रहा था और दरख्तों की चोटियां पहरेदार की बंदूकें। अब वो फिर अकेला था। उसे अपने आप से, किले की दीवार से, पहरेदारों की बंदूकों से, फिजा की तन्हाई से डर महसूस हुआ। अपने आप से डर, इस तेरगी से डर जो उसकी रूह पर छाई हुई थी, रात के गहरे सायों की तरह, जैसे वो अफसरदी के दलदल में अंदर ही अंदर धंसा जा रहा हो। उसने डाक बंगले के बेरे को आवाज देकर कहा, एक व्हाइट हॉर्स खोल दो। और फिर उसने 10 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा दिया। जाने अजीज के मुकाबले में 10 रुपए के नोट की क्या अहमियत थी। कागज का हकीर टुकड़ा, बोतल अपने सामने देखकर उसने सोचा, अब मैं बच जाऊंगा, अब इस दलदल में नहीं धंसूंगा। और उसने बोतल को जोर से गर्दन से पकड़ लिया, शायद कहीं वो उसका दामन छुड़ाकर न भाग जाए। उसने बेरे को आवाज दी, जी सरकार, एक मुर्गी भून लो, देखो दुबली पतली ना हो। बहुत अच्छा सरकार। और हाँ देखो, उसने बेरे के हाथ में 5 का नोट देकर कहा, एक ले आओ, दुबली पतली ना हो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। बेरे की बाछें खुल गईं, आंखें चमक उठी, गर्दन की रगें एक कसाब की तरह तन गईं। उसने खुश होकर कहा, हुजूर बेफिक्र रहें, ऐसा उम्दा चूजा लाऊंगा के जाओ जाओ। उसने जल्दी से कहा और बोतल को गिलास में उंडेलना शुरू किया। डाक बंगले के बाग में बीने और रुद ने बारी बारी बोल रहे थे। बीने कहते पी पी पी, रुद ने कहते बड़ी री री। फिर दोनों चुप हो जाते और यकायक कोई नजर न आने वाला परिंदा किसी दरख्त पर फड़फड़ाने लगता। और उसने सोचा कि वो उसी वक्त गैरेज में जाकर अपनी मोटर से लिपेट जाए और आंसू बहाकर कहे, मैं अकेला हूँ मेरी जान, मैं अकेला हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बड़ी री री री, जी 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 पी पी पी। क्या वो जिए या पिए? बोतल खाली हो गई और वो मेज पर सर पटक कर झुक जाने को था कि यकायक किसी ने उसके शाने को हिला दिया। बेरा उसके पास खड़ा था और उसके पास एक औरत खड़ी थी। तुम कौन हो? उसने हकलाते हुए पूछा। मेरा नाम जुबैदा है, औरत ने कांपती हुई आवाज में कहा। वो कुर्सी का सहारा लेकर उठा और कमरे के अंदर जाने के लिए मुड़ा। बेरे ने उसे सहारा देना चाहा, लेकिन उसने उसे झड़क कर कहा, हट जाओ, मैं कमरे में खुद चला जाऊंगा। वो उस वक्त इस जरी सियाह की तरह महसूस कर रहा था जो किसी दुश्वार गुजार बर्फिस्तान में सफर कर रहा हो। एक स्याह खाई सी हर तरफ फैली हुई थी। सिर्फ कमरे में एक कोने पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था। रोशनी चारों तरफ तारीकी का समंदर और बीच में रोशनी का मीनार। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। शायद वो अब भी बच जाएगा। यकायक उसने पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और वो रुक गया। बेरे ने औरत को अंदर धकेलकर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। औरत दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। आओ आओ, उसने औरत की तरफ हाथ हिलाकर झूमते हुए कहा, इधर आओ, रोशनी इधर है। औरत होले होले कदमों से करीब आ गई थी। उसके बालों के ऐन दरमियान से एक सीधी मांग निकली हुई थी, चांदी के तार की तरह, और उसने दोनों तरफ बालों में पुरतकल्लुफ अंदाज में सथा लगाया हुआ था। सथे का मोम बालों पर लैंप की रोशनी के इनअकास से बार बार चमक उठता था। उसके कानों में चांदी की एक एक बाली लटक रही थी। उसने औरत के शाने पर झुककर
राजदाराना लहजे में कहा, क्यों, तुम उदास हो? तुम्हारा नाम क्या है? जुबैदा, उसने बेजान से लहजे में कहा। शुबैदा, शुबैदा, उसने हंसकर कहा। शुबैदा, हूँ क्या खूब, उसने उसके चमकीले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। ये क्या है? शुबैदा, प्यारी शुबैदा, ये सथा है। ये मोम और जंगल की जेगन से बनता है। इससे बाल खूबसूरत 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 शुबैदा, उसने हंसी और हिचकी के बीच के लहजे में कहा। तुम बहुत खूबसूरत हो शुबैदा, उसने जुबैदा के साफ और गुलाबी रुखसारों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। फिर वो अलग हटकर खड़ा हो गया और उंगली से उसकी तरफ इशारे करके कहने लगा, तुम शुबैदा हो? नहीं, तुम मेरी माँ हो। ही। और वो उसके करीब गया। औरत ने यकायक उसके बाजुओं को झटक दिया, जैसे उसे किसी सांप ने डस लिया हो। हाँ, वो चिल्ला कर बोला, शुबैदा माँ है, शुबैदा मेरी बहन है, शुबैदा मैं गुनहगार हूँ, शुबैदा तुम यहाँ क्यों आई? आख, हैं? मैं गरीब हूँ, जुबैदा ने आहिस्ता से कहा। गरीब? ही, मेरा बच्चा बीमार है, जरा मेरा नन्हा सा जरा, डाकदार, डॉक्टर ने कहा है उसे नमूनिया हो गया है, वो 4 रुपए फीस मांगता है। बेरे ने मुझे सिर्फ 3 रुपए दिए हैं, खुदा के लिए मुझे 1 रुपया और दे दो। नमूनिया? ही, उसे खैराती अस्पताल ले जाओ ना। नमूनिया? नित्ता जरा, यहाँ एक ही तो अस्पताल है, औरत ने उदास लहजे में कहा, और वो भी खैराती। मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझे 1 रुपये और दे देना, सिर्फ 1 रुपया, बश फिक्र ना करो। नन्ना मुनी शुबैदा, वो उसकी गर्दन में लिपेट कर कहने लगा, मैं तुम पर मरता हूँ खूबसूरत शुबैदा, मैं अकेला हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे बचाओ शुबैदा। उसने उसके शाने पर सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। वो सोया पड़ा था। औरत के गले में उसके बाजू हमायल थे, जैसे व्हाइट हॉर्स की बोतल पर उसकी उंगलियां लैंप की मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। काली रात के सन्नाटे में नजर न आने वाले बहिए और रोने अभी तक बहस किए जाते थे। जी, पी, लेकिन उन्हें सुनने वाला मौजूद न था। खाई उसके सर पर हमवार हो चुकी थी। जब वो जागा तो खुमार उतर चुका था, रोशनी बुझ गई थी, ताए गायब हो चुके थे, बहने और रोने खामोश थे। सुबह का हल्का सा पर तो चारों तरफ छन रहा था। वो अभी तक इसकी आगोश में मदहोश पड़ी थी। बरहाना सत्थे से आरास्ता किए हुए बाल परेशान थे और सफेद गर्दन के इन हिस्सों पर सुर्ख निशान थे, जिन्हें वो बार बार चूमता रहता था। उसने नीम व आंखों से उसे सर से पांव तक देखा। सडोल गदास सांचे में ढला हुआ जिस्म। वो आहिस्ता से उसके पिंडे पर उंगलियां फेरने लगा। औरत के सारे जिस्म में एक लर्जिश पैदा हुई, जैसे सोए हुए समंदर की लहरें बेदार हो जाएं। उसके लबों से एक आह सी निकली और उसने आहिस्ता से उस मदहोश के आलम में कहा, जरे प्यारे नन्हे जरे। और फिर उसके नीम वाले इसी तरह आपस में मिले जैसे माँ अपने प्यारे बेटे को चूम रही हो। नन्हा जरा। यकायक वो चौंक पड़ा। गुजरी हुई रात के मोहम से साए उसकी आंखों के आगे आते गए। नन्हा जरा, नमूनिया, दागदार। वो कांपने लगा। 3 रुपए, 4 रुपए, सिर्फ 1 रुपया। उसने फौरन अपने बाजू उसकी गर्दन से हटा लिए। नन्हा जरा। और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वो अपनी माँ से जिना कर रहा हो। और वो एक लखते बिस्तर से उछलकर जमीन पर खड़ा हो गया और फटी फटी निगाहों से उस औरत की तरफ तकने लगा, जो अब जाग गई थी और बरहना थी और सारी रात उसकी आगोश में रही थी। वो चीख कर कहने लगा, छुपा लो अपने आप को इस कंबल में, दफा हो जाओ मेरे सामने से। क्यों इस तरह परेशान निगाहों से मेरी तरफ देख रही हो? सुनती नहीं हो क्या? मैं कहता हूँ उठो मेरे बिस्तर से। ये लो 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ये सब ले लो। भागो यहाँ से, भागो। और उसने उस औरत को कंबल अढ़ाकर उसके कपड़े उसके हाथ में देकर उसे कमरे से निकाल दिया। बहुत देर तक वो बिस्तर पर सर पकड़े बैठा रहा।
दिलो दिमाग पर एक मुबहम सी उलझन एक मकड़ी के जाले की तरह तनी हुई थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी, और वो कुछ ना सोच सकता था। बार बार अपने उलझे हुए लंबे बालों में उंगलियां फेर कर उस मकड़ी के जाले को दूर करने की कोशिश करता रहा। आखिर जब बैरे ने आकर उससे कहा, साहब गुसल खाने में गर्म पानी धारा है, तो वो बेदिली से उठा और पोटाशियम पर मैग्नेट की पिचकारी उठाकर गुसल खाने में घुस गया। तबीयत बेमजासी हो गई थी और मुंह का कड़वा कसीला जायका होश आने पर भी दूर ना हुआ था। शाने बोझल से थे। नहाकर वो बरामदे में मेज पर कोहनियां टेक कर नाश्ते का इंतजार करता रहा और अपने आप को कोसता रहा। होशियार बेरे ने नाश्ते पर बियर के खुश रंग सियाल ने आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात की रूह को बदल दिया। उसकी तबीयत मजरा होती गई। वो आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाने लगा और सीटियां बजाने लगा। बीती हुई रातों के लम्हे खुशगवार और दिलकश बनते चले गए। सत्थे से चमकते हुए बाल, स्याह कमीज पर छातियों के उभरे हुए खम, नहालों का गैर फानी हुस्न, बुलबुल का नगमा, पपैये की पी पी और सेब के फूल चांदनी में हंसते हुए, यकायक किसी रास्ते में चमकते हुए चश्मे का ठंडा पानी और मीठा पानी उसकी आंखों के सामने खुशी से उछलने और उबल उबल कर कहका लगाने लगा। और उसे अपनी कार की याद आई जो गैरेज में पड़ी उसकी राह तक रही थी। वो खड़ा हो गया और उसने बेरे को इनाम देकर पूछा, घड़ी का डाक बंगला यहाँ से कितने मैल दूर होगा? 110 मैल सरकार। हाँ, बेरे का क्या नाम है? खादिम शाह हुजूर। बहुत अच्छा आदमी है, बेरे ने कहा। साहब लोगों का पुराना खादिम है हुजूर। डाक बंगले के करीब एक मोड़ काटते हुए उसे एक नीले रंग की कार मिल गई जो डाक बंगले की तरफ आ रही थी। एक भारी जिस्म और दोहरी ठोड़ी वाला आदमी जिसने स्याह फुंदने वाली रोमी टोपी पहन रखी थी कार चला रहा था। उसके बगल में एक औरत बैठी हुई थी। नीली सोसी की शलवार, स्याह कमीज पर छातियों के उभरे हुए खम और आंखों में आधी मुजरिमों की सी बेजान उदासी। और वो दिली दिल में मुस्कुराया। मुहर्रम नहीं है तो ही नवा भाई राज का। गरीब औरतों ने अपनी ख्याली असमत की खातिर पहाड़ों पर बुलंद कोट बनाए थे, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके मैके और ससुराल एक मीठे चश्मे से दूसरे मीठे चश्मे तक और एक डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले तक महदूद थे। उसने दिल ही दिल में खुदावंदा ला यजाल का लाख लाख शुक्र अदा किया जिसने इन लोगों को गरीब बनाकर उसके लिए दिलकश रातें मुहैया की थी। जुबेदा व्हाइट हॉर्स और भुना हुआ मुर्ग, इलाही कैसी कैसी नेमतें तूने बनाई हैं। उसके तखयल में घड़ी का डाक बंगला एक परस्तानी किला नजर आने लगा और उसने अपनी कार की रफ्तार तेज कर दी। मोटर के आगे और पीछे, चेहड़ और दीवार के घने और सब्ज जंगलों के दरमियान चांदी के तार की तरह चमकती हुई वो पक्की सड़क फैलती जा रही है। एक मीठे चश्मे से दूसरे चश्मे तक, एक डाक बंगले से दूसरे डाक बंगले तक, एक अमीर की जेब से दूसरे अमीर की जेब तक। ये वही नकरई तार है जिसने इंसानों के दिल तारीक कर दिए हैं, औरतों की असमतें वीरान कर डाली हैं और समाज की रूह को आतिश के जहनुम में झलसा दिया है।